हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सभी लोग होस्ट पे चैट करेंगे। यू कैन ऑल चैट ऑन होस्ट। ओके, तो सभी लोगों को मैंने जो जो चीजें एल प्लस पे कल अपलोड करी थी, सभी लोगों को रिसीव हो गई थी। मैंने 6 फाइल, टोटल 6 फाइल्स आपको अपलोड करी थी, है ना। उसमें एक तो क्वांटम नंबर के सॉल्यूशंस थे, ठीक है। उसमें क्वांटम नंबर के मैंने शीट के कंप्लीट सॉल्यूशंस आप लोगों को दे दिए थे। मैंने आपको रेस दी थी सॉल्व करने के लिए 7 और 8। 7 तो कंप्लीट रेस दी थी मैंने, पर 8 के मैंने कुछ चुनिंदा सवाल दिए थे, कुछ सिलेक्टेड सवाल मैंने रेस 8 के दिए थे, और शीट के भी कुछ सवाल मैंने दिए थे, है ना। आई थिंक मैंने कल 7 फाइल्स अपलोड करी थी। ये देखिए आप, ये देखिए मैंने कल 7 फाइल्स अपलोड करी थी। एक तो कल आप लोगों ने रेस नंबर 5 के भी सॉल्यूशंस मुझे पूछे थे। रेस नंबर 5 के लिए काफी लोग कह रहे थे कि उनके डिस्कस नहीं हुआ है, तो मैंने आप लोगों को ये रेस नंबर 5 के भी सॉल्यूशंस दे दिए थे, ठीक है। साथ ही साथ रेस नंबर 8 और 7 भी दे दिया था, और ये मैंने आपको होमवर्क का वो दिया था। बेटा डाउनलोड होता है, एल प्लस से डाउनलोड होता है ना। तो ये है। तो अभी रेस 7 मैंने आज आज जो डिस्कशन के लिए कहा था, आज जो मैंने डिस्कशन के लिए कहा था वो कहा था आपको क्वांटम नंबर की शीट के डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो क्वांटम नंबर की शीट का डिस्कशन अपन शुरू करने जा रहे हैं, पर मैं फिर से कंडीशन आप लोगों को बता दूं। मैंने कल भी आप लोगों को कंडीशन दी थी कि जो मैंने रिटर्न सोल्यूशन भेजे हैं और जो वीडियो सोल्यूशन आप लोगों के पास है ऑन ई सोल्यूशन ऐप, वो देखने के बाद ही आप मुझसे सवाल पूछेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपने अगर नहीं देखी है, तो यू विल नॉट आस्क डाउट फ्रॉम मी टुडे। आप लोगों को रिटर्न सोल्यूशन भी देखे होने चाहिए, वीडियो सोल्यूशन भी देखे होने चाहिए। इन दैट कंडीशन ही आप मुझसे डाउट पूछेंगे, ठीक है। ओके, तो चालू करते हैं। पहले मैं क्वांटम नंबर की शीट के सॉल्यूशंस निकाल लेता हूं, ठीक है। हाँ भाई, एक्सरसाइज, सबसे पहली एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज O1 S1। एक्सरसाइज S1 से हम शुरू करते हैं। S1 के अंदर बताइए बच्चों, कौन से सवाल में आपको डाउट है। इन S1 विच क्वेश्चन डू यू हैव एनी डाउट, वी कैन डिस्कस। ओके, वन बाय वन थर्ड क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं। किसी ने थर्ड क्वेश्चन पूछा है। ओके, नाउ स्टॉप, डोंट राइट एनी क्वेश्चन। सभी लोग चैट पे लिखना बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए। थर्ड क्वेश्चन पे मैं आता हूं। बेटा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। अक्षत गुप्ता, डोंट राइट एनीथिंग। एक्स प्लस और वाई टू प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपसे सही स्टेटमेंट पूछा है। एक्स प्लस और वाई टू प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर माना जाए
X प्लस में n इलेक्ट्रॉन्स है और Y2 प्लस में भी n इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपसे यहाँ पे आपने एक चीज नोट नहीं करी, यहाँ पर तो कैटायंस दिए हुए हैं पर ऑप्शन में न्यूट्रल एटम दिए हुए हैं। क्या आप लोगों ने इस बात पे गौर किया कि X प्लस और Y2 प्लस को आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताया हुआ है पर एटम्स, पर बात तो एटम्स की हुई है, तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन थोड़ी सेम होंगे, वो तो X प्लस और Y2 प्लस आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। पर सवाल ने आपसे न्यूट्रल X और न्यूट्रल Y के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी है, तो बस सीधी सी बात है। और यहाँ पे आप चाहो तो कोई एग्जाम्पल भी ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल यू कुड हैव टेकन एन एग्जाम्पल Na प्लस एन Mg2 प्लस, आप ये एग्जाम्पल ले लो। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ Na प्लस एन Mg2 प्लस। तो फिर Na प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10, और Mg2 प्लस में भी इलेक्ट्रॉन कितने, 10। सो यस दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यस दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। पर प्रोटॉन तो इसमें 11 और इसमें 12 है। अब अगर अपन बात करें, अगर सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ सोडियम और मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा, अगर सवाल आपसे पूछे कि सोडियम और मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा, तो आप किसमें बताओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा? ऑब्वियस बात है मैग्नीशियम में दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 282, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम में ज्यादा होंगे ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम में ज्यादा होंगे, तो यही वाली बात थी, इसी को ये सवाल यूज कर रहा था। तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी, इसका आंसर आएगा सी, कि मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक्स से, इसका आंसर आएगा सी। ओके, अब काफी लोगों ने इसके एट्थ क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा हुआ है। एट्थ क्वेश्चन, बेटा ये तो बताने लायक नहीं, जो भी एट्थ क्वेश्चन पूछ रहे थे, नॉट एट ऑल वर्थ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन? सॉल्यूशन में प्रॉपर बताया हुआ है भाई, एट्थ क्वेश्चन में किसी को क्या डाउट है? हाँ, ये एक्सरसाइज S1 ही तो चल रही है। ये एक्सरसाइज S1 ही तो है कि ओवन है? ओके, ओवन है, सॉरी। ओके, तो ओवन के अंदर आप लोग पूछिए, ओवन के अंदर कौन से डाउट्स हैं? नॉट ऑफ S1, ओवन के अंदर आपको कौन सा डाउट है ये पूछिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बी और सी में डाउट है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करिए। ओवन के 7 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हो सकता। आप ये सॉल्यूशन देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? ऑलमोस्ट सभी बच्चे सारे ही सवाल पूछ ले रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, सभी बच्चे सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ हाउ कैन आई डिस्कस थ्रू दैट? क्या मैं पूरी शीट का एक एक सवाल डिस्कस करूंगा? हाउ इज इट पॉसिबल? और मुझे इसी बात का डर था कि आप लोग खुद का कोई दिमाग लगाओगे ही नहीं, यही प्रॉब्लम थी। और जो लोग अभी रिपीट पे अपने क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज नाउ आई एम पजल्ड। यही प्रॉब्लम है, मैं कैसे डिस्कस करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। चलो मैं अपने एक काम करता हूं अब, क्योंकि आप लोग तो सारे सवाल पूछ ले रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का।
ओके, एक काम करते हैं, मैं अपने तरफ से जो अच्छे सवाल है वो डिस्कस कर देता हूं, ठीक है, बाकी लोग फिर आप सवाल देख लेना। 13 क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूं। 13 क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग। सवाल ने बोला कि नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते, सवाल का ये कहना है कि नाइट्रोजन में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन ये लिख पाते 1s7 तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इसके थ्रू नाइट्रोजन के सातों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रह पाते हैं। आप लोग भी जानते होंगे बच्चों, आप लोग भी जानते होंगे कि न्यूक्लियस के सबसे पास 1s फिर 2s ऐसे रहते हैं, शेल ये सब शेल्स रहते हैं 1s 2s। तो सवाल का ये कहना है कि कितना अच्छा होता है अगर 7 के 7 इलेक्ट्रॉन यहीं रहते तो। पर अब आप लोगों ने अगर ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट सुना हुआ है तो इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि 1s का जो एक ऑर्बिटल है, ये 1s का ऑर्बिटल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आप कैसे लगा पाते हो? 7 इलेक्ट्रॉन तो लगा ही नहीं सकते, 2 इलेक्ट्रॉन तो आप लगा सकते हो। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आप जैसे ही लगाओगे तो एक ही डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हो जाएगी। अरे 7 छोड़ो, आप 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लगा सकते। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन लगाओ। आप 7 छोड़ो, आप 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? आप तीसरे इलेक्ट्रॉन जैसे लगाओगे, बोथ हैव सेम क्वांटम नंबर्स, बोथ हैव सेम क्वांटम नंबर्स। इन सभी में क्वांटम नंबर सेम हो गया। अगर क्वांटम नंबर सेम हो गया तो इट इज वायलेशन ऑफ पॉली रूल। इट इज वायलेशन ऑफ पॉली रूल। तो इसका आंसर आएगा सी। अब सुनो बच्चों, ये जो दो प्रिंसिपल के नाम यहां पे लिखे गए, ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो यू हैव टू इग्नोर दीज टू नेम्स। यू हैव टू जस्ट इग्नोर दीज टू नेम्स, क्योंकि इन दोनों प्रिंसिपल के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। सो यू हैव टू जस्ट इग्नोर दीज ऑप्शंस। दीज ऑप्शंस कैन नेवर बी दी आंसर। ये ऑप्शन आपके कभी भी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अभी तक इनको नहीं पढ़ा है और ना ही आपको इनको अभी समझना है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू ऑप्शंस। तो आप इनकी टेंशन मत लीजिए, जस्ट इग्नोर दीज टू ऑप्शंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, जेड इफेक्टिव निकालने वाला क्वेश्चन सिंपल है, तो मैं इसकी बात तो नहीं करूंगा। 15th क्वेश्चन में आप लोग बहुत गंदा फंसे। 15th क्वेश्चन में काफी लोग मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि सर हमने यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो यूरेनियम के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में तो 7s2 आ रहा है, ठीक है। 7s2 के लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन में जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे 7s2 आ रहा है, तो 7s2 आ रहा है तो सर आंसर तो 7 होना चाहिए। अरे बच्चों, सिर्फ एक शब्द के कारण इसका आंसर 7 नहीं इंफिनिटी है, सिर्फ एक शब्द के कारण। पॉसिबल, बच्चों सिर्फ पॉसिबल के कारण इसका आंसर है इंफिनिटी। अरे किसी भी एटम में, इसमें इस सवाल में यूरेनियम से कोई मतलब था ही नहीं। इस सवाल में यूरेनियम से कोई मतलब नहीं था। असल में बात यह है कि किसी भी एलिमेंट में पॉसिबल शेल्स इनफाइनाइट होती है। पॉसिबल बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से कहां तक होता है? 1 टू इंफिनिटी। तो पॉसिबल शेल्स इंफिनिटी होती है बच्चों, इंफिनिटी, है ना। तो सभी लोग इस बात को समझिए कि पॉसिबल शेल्स इंफिनिटी है, ना कि 7। हाँ, अगर यहां पे शब्द पॉसिबल ना लिखा होता, मान लीजिए सवाल पॉसिबल ना लिख कर देता, अब बोलो इसका आंसर क्या होता। नाउ व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन यूरेनियम, यस 7, देन आंसर वुड बी 7। सभी लोग इस बात को समझ गए क्या? तब बिल्कुल आंसर 7 होता।
पर अभी तो आंसर, क्योंकि पॉसिबल बोला, तो इसका आंसर इंफिनिटी रहेगा। क्या सभी लोग समझ गए क्या इस क्वेश्चन को? ओके, बाकी के सवाल तो इजी थे। वैभव पाटीदार, वैभव पाटीदार बच्चों अपनी क्लास में कैसे बच्चे हैं? वैभव पाटीदार, जो उनका ये कहना है कि यूरेनियम 8th पीरियड से बिलोंग करता है। तो हमारी क्लास में वैभव पाटीदार नाम के एक छात्र हैं, जिनके अनुसार अपनी पीरियोडिक टेबल में 8 पीरियड है। इतने होनहार छात्रों, उनके अनुसार अपनी पीरियोडिक टेबल में 8 पीरियड है बेटा, और रिपीट पे मुझे लिख रहे हैं। हाँ, अगले मेंडलीव है ये हमारे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब शायद हम आ गए हैं एक्सरसाइज O2 पे। ये O2 एक्सरसाइज है। राजशेखर मौर्य, बेटा आप अपना सजेशन मत दो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। राजशेखर मौर्य, प्लीज डोंट गिव मी सजेशन। ओके, एक्सरसाइज O1 में जिसको जो डाउट हो पूछ सकता है, या फिर मैं ही सेलेक्ट कर लेता हूं अच्छे क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है। जो अच्छे क्वेश्चन है अपनी तरफ से वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सेवेंथ क्वेश्चन वैसे तो प्रॉपर इसमें दे रखा है, देखिए आप लोग, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसके अंदर। चलिए एक काम करते हैं, इसको अपने उसमें डाल लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन भी सिंपल है, नाइन्थ भी सिंपल है। हाँ, टेंथ क्वेश्चन में जरूर बता देता हूँ सभी लोगों को, है ना। टेंथ क्वेश्चन, काफी लोग टेंथ क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे। 1:2, 2:2, 2:2, और इसमें 4 ऐसे अरेंजमेंट दिए हुए। लोएस्ट एनर्जी, पहली बात तो मैं बच्चों बता दूं कि लोएस्ट एनर्जी का एक मतलब सभी लोग समझ लेना, व्हाट डज लोएस्ट एनर्जी मीन। लोएस्ट एनर्जी का मतलब बच्चों होता है मोस्ट एक्सेप्टेड या फिर मोस्ट स्टेबल। इसको याद रख लें सभी लोग। लोएस्ट एनर्जी का क्या मतलब होता है? मोस्ट एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब मैं सही किसको मानूंगा, मैं सही अरेंजमेंट किसको मानूंगा। मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट स्टेबल। तो आप ही बताओ बच्चों, ये यहाँ पे एक तो गलत लिखने में आ गया है, ये 2s 2p होगा, 2p6 गलत लिखने में आ गया वहां पे। तो मोस्ट स्टेबल या तो ये है या ये है। दिस इज नॉट मोस्ट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट मोस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो पहले के जो दो अरेंजमेंट है यही मोस्ट एक्सेप्टेड है, रेस्ट टू आर नॉट मोस्ट एक्सेप्टेड। सभी लोग इस बात को समझ गए? तो मोस्ट स्टेबल या मोस्ट एक्सेप्टेड, इसी का मतलब लोएस्ट एनर्जी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन सिंपल है। 12th क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बच्चों मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको ये रोमन नंबर अगर मिले ना, मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, कहीं भी आपको ये रोमन नंबर मिले, रोमन का मतलब चार्ज, इस एलिमेंट पे चार्ज। ये रोमन का मतलब होता है उस एलिमेंट पे चार्ज। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे, है ना। ये है 13th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 13th क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हालांकि यहां पर एक्सप्लेन किया तो है, पर चलिए ये मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं।
इस सवाल को सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा पूरी क्वांटम नंबर शीट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पे आपको सवाल की शुरुआत होती है, सवाल की शुरुआत होती है कि सवाल ने आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया है, जैसे 1s3, 1p9, 2s3, 2p9, 2d1, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिया है। ठीक है, ओके। क्या आप इस कॉन्फ़िगरेशन को बॉक्स में जमा सकते हैं? पहली बात तो आप बॉक्स सोचोगे तो अब इसके अंदर बहुत पहली बात तो रुक जाओ, सारी बातों से पहले पहले तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को बहुत देर घूर कर देखना चाहूंगा। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को घूर कर देखना चाहूंगा, इसके अंदर बहुत ही अनोखी बातें आ रही है। पहली बात तो अपने जो यूनिवर्स है, जो अपना क्वांटम नंबर है, अपना क्वांटम नंबर क्या क्या है? एन का 1 से इंफिनिटी होना, एल का 0 से n-1 ऑल वैल्यूज होना, है ना, और एम का -L2 + L होना, और एस का 2 वैल्यू रखना। ये सब अपने यूनिवर्स, जो अपना यूनिवर्स है, ये उसके क्वांटम नंबर्स हैं। ओके, काफी लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसमें पता कैसे चलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। बच्चों अगर हाँ, ये डाउट वाजिब है कि टू जो ले रखा है सर ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? बच्चों अगर नेगेटिव होगा तो माइनस रोमन में 2 देगा, है ना, रोमन में -2 देगा, और अगर कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव मानोगे। ठीक है, ये है। और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। हाँ, पार्थ मिश्रा कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, यू आर राइट, पार्थ मिश्रा, है ना। ओके, अब सुने, तो बात ये है कि यार ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखी हुई है, ये कॉन्फ़िगरेशन अपने यूनिवर्स की तो नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग ही इसमें दी है, और इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे अपने यूनिवर्स में 1p नहीं होता। इन आवर यूनिवर्स वी डू नॉट हैव 1p, वी डू नॉट हैव 2d, अपने यूनिवर्स में 2d भी नहीं होता। पर इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसमें 1p भी है, 2d भी है। तो ये पहली बात तो ये अजीब बात है। दूसरी अजीब बात जो दिख रही है कि अपने यूनिवर्स के एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने यूनिवर्स के पी में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर भाई साहब इसमें एस में 3 भरे हुए हैं और पी में 9 भरे हुए हैं, तो ये क्या हो रहा है ना। तो ऑब्वियस बात है, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इट्स अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर आपको इस हाइपोथेटिकल चीज को भी समझना है कि इसने किस अकॉर्डिंगली ये काम किया है। ठीक है, अब अगर आप इसको समझोगे तो आपको ये दिखेगा, आप इसको बहुत देर तक घूर कर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि यार एस में अभी भी है तो एक ही डब्बा, और पी में है तो 3 ही डब्बे। एस में एक ही डब्बा है और पी में 3 ही डब्बे हैं। इधर भी एस में एक ही डब्बा है और पी में 3 ही डब्बे हैं। पर हो ये रहा है, कि अपन अपने एक डब्बे में, एक ही इलेक्ट्रॉन भरते थे, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते थे। पर ये अपने एक डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन भर रहा है।
ये अपने एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहा है? तीन तीन इलेक्ट्रॉन भर रहा है। ये देखिए आप, तो भाई साहब ऐसा करना तो गुनाह है, ऐसा करना तो गलत है। ऐसा करना क्यों गलत है? क्योंकि हमारे तीन अंकल थे। कौन कौन से अंकल थे? पॉली अंकल थे, आफबाव अंकल थे, और हंस अंकल थे। ये तीन हमारे अंकल थे। इन तीनों अंकल को खुश रखते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती थी। हमारे एक अंकल इस कॉन्फ़िगरेशन से बुरा मान जाएंगे। बताओ कौन सा अंकल है बॉस? वो पॉली अंकल। पॉली अंकल जो है वो तो बुरा मान जाएंगे। क्यों? अरे आपने दो इलेक्ट्रॉन की सेम क्वांटम नंबर रख दिया। दो इलेक्ट्रॉन का वो सेम ऑल फोर वो क्वांटम नंबर हो जाएगा। तो यहां पे आपने जरूर पॉली अंकल को मना लिया है, आपने पॉली अंकल को यहां पे चेंज कर दिया है। तो पहला ऑप्शन तो आपका टिक हो गया, सी। क्या सभी लोगों को क्लिक हुआ कि क्या हुआ? हाँ, अरे माना, मैं खुद जानता हूं अफबाव वॉज नॉट अ साइंटिस्ट नेम, बट मान लेते एक अंकल है। आई नो अफबाव इज नॉट अ साइंटिस्ट नेम, इट इज अ जर्मन वर्ड फॉर बिल्डिंग अप, बट ठीक है। तो सिंपल इसी बात है कि आपने यहाँ पे पॉली अंकल को चेंज कर दिया। आप यहाँ पे आप पॉली अंकल बुरा नहीं मान रहे। तो सवाल आपसे वही पूछ रहा है कि मैं अगर ये कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहा हूं, सभी लोग इस सवाल को समझिएगा, अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहा हूं तो मैंने कौन कौन से रूल चेंज कर दिए हैं? मैंने कौन कौन से रूल क्या कर दिए हैं? चेंज कर दिए हैं। तो आपने पहले तो पॉली अंकल को चेंज कर दिया है। दूसरी बात, आपने आपने जो 1p आप लिख पा रहे हो, 1p आप कैसे लिख पा रहे हो? हाउ कैन यू राइट 1p? तो आपने हो ना हो ये एल का फॉर्मूला भी चेंज कर दिया है। अब एल 0 to n-1 नहीं जा रहा है। तो समझिएगा, जब आप n बराबर 1 लिखते थे तो एल की वैल्यू क्या क्या होती थी? सिर्फ 0 होती थी। आप जब n बराबर 2 लिखते थे तो एल की वैल्यू क्या क्या होती थी? अपने यूनिवर्स में 0 और 1 होती थी। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1s पॉसिबल था, सिर्फ 2s और 2p पॉसिबल था। अकॉर्डिंग टू आर यूनिवर्स सिर्फ 1s पॉसिबल था और 2s और 2p पॉसिबल था जब एल का फॉर्मूला 0 to n-1 था। अरे यस और नो, यहां तक सभी लोग समझ पा रहे हो? है ना? तो ये है। एक अपनी क्लास में बच्चा है राज आर्यन, जो इस टॉपिक के अलावा सारी बात कर रहा है। राज आर्यन बेटा, अगर आप क्लास से गेट आउट होना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली कर सकता हूं, अगर आपको रैंडम बातें करनी है तो, या फिर आप खुद क्लास छोड़ सकते हैं। राज आर्यन, है ना? अगर आप क्लास छोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं क्लास से आपको अभी भेज सकता हूं बाहर। अदरवाइज कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क टाइम टीचिंग। ओके, तो n बराबर 1, l बराबर 0, है ना? पर अपने यहां पे तो 1p भी आ रहा है। अब 1p कब पॉसिबल है बच्चों? अरे जब l बराबर 1 पॉसिबल हो। जब l बराबर 1 पॉसिबल होगा तभी तो 1p आएगा। क्या सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? 1p कब आएगा? जब l बराबर 1 हो। एक चीज और, ऊपर 2d भी पॉसिबल है। 2d, 2d कब पॉसिबल है? जब l बराबर 2 भी पॉसिबल हो। ये देखिए आप, 2d तब पॉसिबल है। अरे यस और नो? तो हो ना हो ये फॉर्मूला अब नहीं रहा। आपने एल का फॉर्मूला चेंज कर दिया। द न्यू एल फॉर्मूला इज 0 to n। द न्यू एल फॉर्मूला इज 0 to n। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बोल रहा हूं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन सवाल ने लिखकर दी है, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ये बात कह रहा हूं। तो द न्यू फॉर्मूला इज 0 to n। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो फैंटास्टिक बात है, जो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा बनाती है, इस क्वेश्चन का ए और बी ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? सभी लोग देखो, सुनो, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। आईआईटी जेईई सवालों में एक चीज आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज वी ऑल आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। कई बार
सवाल के इंग्लिश को आप कई बार ढंग से समझ नहीं पाते हैं, तो उस केस में कई बार आपको क्या होगा ना, सवाल की इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। उस केस में अपनी मम्मी काम आएगी, अपनी मदर काम आएगी, अपनी मदर टंग काम आएगी। तो जब भी अपन मुसीबत में फंसते हैं, जिस तरह से अपनी मम्मी काम आती है, यहां पर भी सवालों में भी अपनी मम्मी काम आएगी, अपनी मदर टंग काम आएगी। कन्वर्ट द इंग्लिश इनटू हिंदी, कन्वर्ट द इंग्लिश इनटू हिंदी। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। जब भी कोई सवाल का ऑप्शन समझ में ना आने लगे ना, उस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब देखिए, मैं ए ऑप्शन की इंग्लिश को हिंदी में बदल रहा हूं। चेंज इन द वैल्यू ऑफ एल फॉर एनी सबशेल। किसी भी सबशेल के लिए एल की वैल्यू को चेंज किया गया। क्या हमने किसी सबशेल के लिए एल की वैल्यू को चेंज करा है क्या? हैव वी डन दैट? क्या मैंने एल बराबर 0 को एस ना बोलकर पी बोला है क्या? अरे मैंने ये कब बोला? क्या मैंने एल बराबर 0 को एस में ही बोला क्या? क्या मैंने एल बराबर 1 को पी में ही बोला क्या? ये तो गलत हो गया ऑप्शन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किसी भी सबशेल के लिए क्या मैंने एल की वैल्यू चेंज करी है क्या? नहीं, नो, आई हैव नेवर डन दैट। नहीं, एल बराबर 0 को अपन अभी भी एस बोल रहे हैं, एल बराबर 1 को अपन अभी भी पी बोल रहे हैं, एल बराबर 2 को अभी भी डी बोल रहे हैं। वी हैव नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एल फॉर एनी सबशेल, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। क्या सभी को अब ए ऑप्शन एकदम क्लियर हो गया क्या? क्या ए ऑप्शन सभी को क्लियर हो गया क्या? हाँ, अब बी ऑप्शन पढ़िए, अब बी ऑप्शन पढ़िए। चेंज इन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल। एल की पॉसिबल वैल्यूज को चेंज किया गया है। एल की जो जो वैल्यू संभव है, एल की जो जो वैल्यूज संभव है वो चेंज की गई है। यस, यस, नाउ बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट, यस। एल की वैल्यू जो 0 से n-1 होती थी, वो चेंज करके 0 से n कर दी गई है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है यहां पे, बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको ऑप्शन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये बात इस क्वेश्चन को बेहतरीन बनाती है ना? ओके, अब एक डी ऑप्शन और है जो कि और ऑसम है। डी ऑप्शन और ऑसम है। अब सुनिएगा, यहां पर जो इसने इलेक्ट्रॉन भरा, ये क्वेश्चन प्रॉपर डिस्कशन लायक है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट से सेपरेट क्वेश्चन बनाए जा सके। मान लीजिए मैं अगर टेस्ट पेपर बनाऊं तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर यूज करूंगा। आई विल डेफिनेटली यूज दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फंसाने के लिए दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों, एक चीज यहां पे गौर से देखिए, किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरा गया है। याद करिए हम क्या बोलते आए हैं, हाउ डू वी सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू अफबाउ प्रिंसिपल। हम किस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यस और नो? बिल्कुल, ये बात सभी लोग अग्री करते हैं। ओके, एन प्लस एल रूल, यस। तो यू मस्ट नो एन प्लस एल रूल। ठीक है। अब बच्चों, ये जो इसने अभी नया क्वांटम नंबर क्रिएट करा है, फॉर डी ऑप्शन आई एम टॉकिंग, फॉर डी ऑप्शन मैं सारी बात कर रहा हूं। एन बराबर 1 में एल की वैल्यू 0 और 1 है, एन बराबर 2 में एल की वैल्यू 0, 1, 2 है। ठीक है बच्चों? अब सुनो, और मैं एक बार, अगर अगर बच्चों मेरे को n बराबर 3 लिखना हो तो कैसे लिखूं? अगर मुझे n बराबर 3 लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं? जीरो वन टू थ्री, बिल्कुल इसी तरह से आएगा। 0, 1, 2, 3। ठीक है? ओके। अब मुझे एक बार आप
यहाँ पे सबका n प्लस एल का वैल्यू बताइए। यहाँ पे मुझे आप सबका n प्लस एल का वैल्यू बताइए। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। n प्लस एल कर रहा हूं मैं। तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 5 6। ठीक है, ओके। अब बच्चों मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए कि क्या n प्लस एल का ऑर्डर इंक्रीजिंग आ रहा है। इसको आप बोलते हो 1s, इसको बोलते हो 1p, इसको आप बोलते हो 2s, 2p, 2d, 3s, 3p, 3d, और आप इसको बोलोगे 3f। मुझे बताइए सबशेल का एनर्जी ऑर्डर बताइए। तो सबसे कम एनर्जी 1s की, सबसे कम एनर्जी किसकी? 1s की। अब 2 और 2 में क्लैश हो गया है, इन दोनों में क्लैश हो गया है। तो बताइए कैसे डिसाइड होता है कि किसकी एनर्जी कम है? कैसे डिसाइड होता है कि किसकी एनर्जी कम है? तो जिसका n कम, एनर्जी उसकी कम। तो किसका n कम है? 1p का n कम है। तो 1p का अगर n कम है तो 1s 1p, 1s 1p, फिर आ जाएगा आपका 2s, है ना? फिर आ जाएगा आपका 2s। अब 3 में भी क्लैश हो गया, तो अब आएगा आपका 2p। n किसका कम है? 2p का n कम है, 2s का n। 2p का n 2 है, 3s का n 3 है। तो जिसका n कम उसकी एनर्जी कम। तो भैया अगला जो 2p के बाद आ रहा है वो आ रहा है 3s, उसके बाद आ रहा है 2d। अरे दिस इज दी एन, दिस इज दी एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स अकॉर्डिंग टू अफबाओ। पर भाई साहब अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, पर भाई साहब सवाल देने वाले ने 2p के बाद किसको भर दिया? 2d को। सवाल देने वाले ने 2p के बाद किसको भर दिया? 2d को। हैंस अब जाकर आपको पता चलेगा कि डी ऑप्शन भी सही है। सोचिए इतना शानदार क्वेश्चन है ये, आपको इतना काम करना पड़ेगा जस्ट टू चेक द डी ऑप्शन। बिल्कुल आपको इतना काम करना पड़ेगा फॉर डी ऑप्शन। यू हैव टू अरेंज दी सबशेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर इन ऑर्डर टू चेक कि उसने सही ऑर्डर लिखा क्या। उसने 2p के बाद 2d कैसे भर दिया? अगला एनर्जी तो 3s का था, अगला एनर्जी किसका था? 3s का था। तो सभी लोग इस बात को समझ गए क्या? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी सी डी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। सभी को पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? मैंने पूरा क्वेश्चन ढंग से समझा दिया, ठीक है? ओके, आगे बढ़ता हूं बच्चों। आदित्य गौतम बेटा तू जितनी बार कॉपी पेस्ट कर सकता है ना कर ले, तेरी ये आदत जब तक नहीं जाएगी कि तू ऐसे जब तक कॉपी पेस्ट करता रहेगा अपने डाउट, मैं तेरे डाउट नहीं बताऊंगा। यू कैन कीप कॉपी पेस्टिंग एज मच एज यू कैन, आई विल नॉट एड्रेस योर डाउट बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड अगर तुझे डाउट लिखना है तो लिख, वरना तू कितना ही कॉपी पेस्ट करता रहे मैं तेरा डाउट एड्रेस नहीं करूंगा। दिस इज नॉट द वे टू स्टडी इन ऑनलाइन लेक्चर, ये आपका तरीका सही नहीं है। तो कितना ही कॉपी पेस्ट करता रहे, आई विल नेवर एड्रेस योर डाउट। ओके, वैसे तो सारी चीजें लिखी हुई थी सॉल्यूशन में, ये देखिए इसका सॉल्यूशन था ये वाला। ओके, 14th क्वेश्चन आसान था, 15th क्वेश्चन हाँ, अभी अपन S1 पे आ गए तो एक काम करते हैं, अभी ये O2 के सवाल यहां तक तो क्लियर हो गए। 15 क्वेश्चन तो सिंपल है बेटा, सारे इसके सारी चीजें तुम्हें पता है। 15 क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है।
तो अपन एक काम करते हैं, आज अपन O1 और O2 अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं S1 S2 डिस्कस कर दूंगा। जेई एडवांस का थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं प्रॉपर डिस्कशन आपके साथ करूंगा। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन द थर्ड क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस, प्रॉपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक सोल्यूशन मुझे और मिला है। जो लोग ऑफलाइन पढ़े थे, जो लोग ऑफलाइन पढ़े थे और ऑफलाइन में जो लोगों को नोडल प्लेन के बारे में नहीं पढ़ाया गया था, बच्चों नोडल प्लेन अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने लगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई थिंक आप सभी लोगों की ट्यूटोरियल क्लासेस चल रही है, सभी लोगों की ट्यूटोरियल क्लासेस चल रही है, राइट। पर जिन लोगों की ट्यूटोरियल क्लासेस, जिन लोगों को ऑफलाइन में, जिन लोगों को ऑफलाइन में नोडल प्लेन नहीं पढ़ाया गया था ऑफलाइन में, उनकी ट्यूटोरियल क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो जिन लोगों को ऑफलाइन में नोडल प्लेन नहीं पढ़ाया गया था उनकी ट्यूटोरियल क्लासेस चल रही, राइट। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि ट्यूटोरियल क्लास में जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर उनको 1.5 घंटा दिया जाता है, 1 से 1.5 घंटा, आप वहां पे एक बार नोडल प्लेन वाला सेक्शन उनसे पढ़ सकते हैं। सैटरडे को काफी लोग बोल रहे हैं कि सैटरडे को आप लोगों की ट्यूटोरियल क्लास ली जा रही है, सैटरडे को है, तो एक बार आप वहां पे ट्यूटोरियल क्लासेस में आप कर सकते हो, ठीक है। ट्यूटोरियल क्लास में नोडल प्लेन आप पढ़ सकते हो, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने अगर आप लोगों को बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में एक्सरसाइज S1 में जहां जहां नोडल प्लेन का सवाल आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। अभी एक्सरसाइज O1 और O2 में नोडल प्लेन का कोई सवाल एज सच आया नहीं था, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। बट अगले एक्सरसाइजेज में जहां पे भी नोडल प्लेन का सवाल आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, अभी तक एक्सरसाइज O1 और O2 में आया नहीं था तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आगे अगर आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट आप लोग मेनली एक बार ट्यूटोरियल क्लास में जरूर पढ़ेंगे नोडल प्लेन, ठीक है बच्चों, ओके। अभी अपन क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो चला है तो मैं आगे पढ़ाना चाहूंगा। और डोंट वरी, कंप्लीट शीट आपकी डिस्कस हो जाएगी, आपकी कंप्लीट शीट डिस्कस हो जाएगी विद इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, डोंट वरी। कल के लेक्चर में और परसों के लेक्चर में क्वांटम नंबर की कंप्लीट शीट मैं आपके साथ इसी तरह से, जिस तरह से अभी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हैं, इसी तरह से कंप्लीट शीट मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, ओके। इट्स ओके आदित्य गौतम, इट्स ओके, डोंट वरी। अब सुने, मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी की बात करी थी। अच्छा, एक चीज और कि एटॉमिक रेडियस का मैंने जो होमवर्क दे दिया है वो भी मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि होमवर्क जितना जल्दी डिस्कस हो जाता है उतना जल्दी बेटर रहता है। एटॉमिक रेडियस का भी होमवर्क मैं डिस्कस करूंगा कल। तो जो कल मैंने आपको एटॉमिक रेडियस का होमवर्क दिया था, ये वाला जो मैंने आपको एटॉमिक रेडियस का कल होमवर्क दिया था, ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, ये जो स्क्रीनशॉट वाली फाइल है ना, इसमें आपका एटॉमिक रेडियस का होमवर्क था बच्चों। आपने कल अगर LN+ देखा हो तो ये जो स्क्रीनशॉट वाली फाइल है इसमें आपके एटॉमिक रेडियस का होमवर्क था। एटॉमिक रेडियस का होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं कल एटॉमिक रेडियस का शीट वाला होमवर्क डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, आज तो नहीं। और रेस नंबर 7 के सोल्यूशन में अभी अपलोड कर दूंगा, रेस नंबर 7 के सोल्यूशन में आज अपलोड कर दूंगा, 8 के तो नहीं करूंगा, 7 के कर दूंगा, ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, मैंने ये बात कही थी, मैंने आपको एक वो चोर वाला एग्जांपल दिया था। तो हर बार चोर की ताकत क्या लग रही थी, ज्यादा लग रही थी। इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू you know take the electron from x, in order to take the electron from the x, every time more energy was required। पर याद रखना बच्चों, एक होता है लास्ट में लिखे थे 5 6 7, कहां लिखा था 5 6 7? दीपक गुप्ता कौन सा 5 6 7 की बात कर रहे हैं बेटा? अरे ये रेस नंबर 8 के सवाल, रेस नंबर 8 में 5 6 7, 5 6 और 10 आपको करने हैं। दीपक गुप्ता, रेस नंबर 8 के 5 6 10 आपको करने हैं। ये फाइल बच्चों मैंने आपको दी थी लास्ट उसमें। ओके, अच्छा बच्चों, मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं, बहुत ध्यान से बताना। अगर मैं आपसे पूछूं I2 ऑफ एक्स और I1 ऑफ एक्स प्लस से क्या मतलब समझते हो? I2 ऑफ एक्स और I1 ऑफ एक्स प्लस से क्या मतलब समझते हो? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही, सेम है। बिल्कुल दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। क्योंकि समझिएगा सभी लोग, जब आप लिखते हो, सभी लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनना, व्हेन आई राइट I2 ऑफ एक्स, व्हाट डज इट मीन? मैं आपको सेकेंड आयनेशन एनर्जी की दो डेफिनेशन बोल के बता रहा हूं। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, मैं सेकेंड आयनेशन एनर्जी की दो डेफिनेशन आपको बोल के बता रहा हूं। आप मुझे बताओगे दोनों में से कौन सी डेफिनेशन सही है। सेकेंड आयनेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्स गैशियस एटम। सभी लोगों ने सुनी मेरी डेफिनेशन? मैं वापस से बोल रहा हूं, सेकेंड आयनेशन एनर्जी is the energy required to remove two electrons from X gaseous atom। अब सेकेंड डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, सेकेंड आयनेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्स गैसेस एटम। बताइए पहली डेफिनेशन सही या सेकेंड वाली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स। इट इज नॉट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। ये जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी है। तो सर ये बताइए, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? अगर मान लीजिए मुझे दो इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालने हैं, मुझे दो इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालने हैं, तो कितनी एनर्जी लगेगी बच्चों? फिर एनर्जी लगेगी I1 प्लस I2। अरे आप दो दो आयोनाइजेशन एनर्जी एक साथ दे दीजिए तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। आप पहली एनर्जी और सेकेंड एनर्जी मिलाकर दे दीजिए तो डायरेक्ट दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। नॉट ट्वाइस ऑफ I1, गलत। संभव, यू आर गलत, यू आर रॉन्ग। नॉट ट्वाइस ऑफ I1, I1 प्लस I2। तो सभी लोग इस बात को समझ गए क्या? व्हाट इज सेकेंड आयनेशन एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड आयनेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब
ना व्हाट इज I1 ऑफ x प्लस, तो मान लीजिए मैं इन एरोज को नंबर दे देता हूं, आई एम गिविंग नंबर टू दीज एरोज, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि ये वाला जो एनर्जी है ये कौन से नंबर एरो को पॉइंट आउट कर रहा है। I2 ऑफ x प्लस, I2 ऑफ x कौन से नंबर एरो को पॉइंट आउट कर रहा है, सेकेंड वाले को। और I1 ऑफ x प्लस, I1 ऑफ x प्लस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स विच एरो, सेकेंड, क्योंकि x प्लस की पहली आयनेशन एनर्जी यही तो है, x प्लस की पहली आयनेशन एनर्जी, इसको बोलकर देखिए, x प्लस की पहली आयनेशन एनर्जी यही तो है। सभी लोग अग्री करते हो क्या? ओके, ये तो है एक सीक्वेंस। मैं एक और सीक्वेंस लिखने जा रहा हूं। फटाफट से ऊपर की सीरीज को देखिए और बताइए इन तीनों एनर्जीज में क्या नाता होगा। ऊपर का सीक्वेंस देखिए और बताइए इन तीनों एनर्जीज में क्या नाता होगा। तो अगेन एवरीवन इज अगेन राइट, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है मुझे भी जब आप लोग सही आंसर देते हो, मजा आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तीनों इक्वल हैं, ठीक है। मुझे बताइए, आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। मुझे बताइए विच एरो इज पॉइंटिंग या विच एरो इज इंडिकेटिंग एक्स की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्स की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी है। तो एक्स में से जहां पे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक्स में से जहां पे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बताइए तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है। एक निकला, दो निकला, ये रहा तीसरा, ये रहा तीसरा, बिल्कुल, दिस वन, दिस वन, राइट। ओके, अब इसको समझिए, इसको समझिए, एक्स प्लस का दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है, एक्स प्लस का दूसरा। तो अब याद रखना, ट्रेन यहां से शुरू होगी, ट्रेन यहां से शुरू होगी, एक्स प्लस का दूसरा, पहला और दूसरा, तो दिस वन, दिस वन। और आप देखिए मैं बार बार कौन से एरो को पॉइंट आउट कर रहा हूं, मैं कौन से एरो को मार्क कर रहा हूं। मैंने पहले भी इसी एरो को मार्क करा था, अब वापस से इसी एरो को मार्क कर रहा हूं। ओके, एक्स प्लस टू का पहला, एक्स टू प्लस का पहला, बताइए कौन सा है। अबे यही तो है, एक्स टू प्लस का पहला कौन सा है, यही तो है, ये देखिए। तो क्या मैंने तीनों एनर्जीज के लिए, क्या मैंने तीनों एनर्जीज के लिए इसी को मार्क करा क्या, क्या मैंने तीनों एनर्जीज के लिए इसी एरो को मार्क करा है क्या। यस, हेंस, हेंस these all energies are same, hence all these energies are same। क्या ये वाला सेक्शन पूरा समझ में आ गया क्या अभी तक? ओके, अब मैं एक और सीक्वेंस लिख रहा हूं, एक और सीक्वेंस लिख रहा हूं। I4 of x, I4 of x, I3 of x plus, I2 of x2 plus, I1 of x3 plus। बताइए बॉस, अगेन ऑल आर सेम, सभी लोग अग्री करते हो क्या? ऊपर डायग्राम देखिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, मजा आ गया। अगेन एरोस पॉइंट आउट करते हैं। एक्स का चौथा इलेक्ट्रॉन, मैं इसको कैसे रीड करता हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। हाउ आई एम रीडिंग दिस। एक्स का चौथा इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है, तो पहला निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा, ये देखिए, ये है चौथा इलेक्ट्रॉन। एक्स का चौथा इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है, यहां पे निकल रहा है। एक्स प्लस का तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है, तो एक्स प्लस का तीसरा, एक निकला, दो निकला, ये रहा तीसरा, बिल्कुल, ये रहा तीसरा। एक्स टू प्लस का दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है,
तो पहला निकला, ये रहा दूसरा, और एक 3+ का पहला इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहा है, ये रहा, ये देखिए। तो ऑब्वियस सी बात है, चारों टाइम मैंने सेम एनर्जी को पॉइंट आउट करा है, तो इन सभी की एनर्जी क्या है, सेम। तो सभी लोग इस बात को समझ गए क्या? अब क्या ये पहली बात तो यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? तो मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया है, मैंने अभी अभी आपको इसको रीड करना सिखाया है कि अगर कभी आपको ऐसे आयनेशन एनर्जी लिखकर दी जाए तो उसको रीड कैसे करते हैं। इसको कैसे रीड करते हैं, X2+ का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने वाला, X2+ का, इसको कैसे रीड करोगे, X2+ का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, इसको कैसे रीड करोगे, ये X का चौथा इलेक्ट्रॉन निकलने वाला। तो आई हैव मेड यू प्रैक्टिस रीडिंग दीज एनर्जी, ठीक है। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, एक ये भी I1 I2 I3 I4 का सीक्वेंस है, ये भी I1 I2 I3 और I4 का सीक्वेंस है, ये भी I4 I3 I2 और I1 का सीक्वेंस है, पर दोनों सीक्वेंस क्या सेम ऑर्डर दे रहे हैं क्या? और फर्क है तो किस बात का फर्क है? क्या दोनों सीक्वेंस सेम ऑर्डर दे रहे हैं क्या? और फर्क है तो किस चीज का फर्क है? जो ऊपर का सीक्वेंस है उसमें सब एक्स के रेस्पेक्ट से लिया गया। नहीं नहीं, सही वर्ड्स ये होंगे बच्चों, सही वर्ड्स ये होंगे कि जो ऊपर का सीक्वेंस है वो एक्स के रेस्पेक्ट से लिया गया है, पर नीचे का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग कैटायंस के रेस्पेक्ट से लिया गया है ना। तो ऊपर का जो सीक्वेंस है वो सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट से लिया गया है, पर जो नीचे का सीक्वेंस है वो अलग अलग एटम और आयंस के रेस्पेक्ट से लिया गया है। तो डेफिनेटली दोनों का सीक्वेंस अलग अलग ही होगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया क्या बच्चों? क्या ये वाला सेक्शन सभी को क्लियर है? ओके, आइए इसको लेकर मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूं। तो पहली बात ये ही है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहली बात, एक के बाद एक जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें जो एनर्जी लगती है वो ही है आपकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ successive ionization energy is always increasing for is always increasing for every element without any exception. Without any exception, है ना। हमेशा याद रखना, ये जो ऑर्डर है मैंने यहाँ पे एक्स ले रखा है एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एक्स ले रखा, मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं लिया। आप इस दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट लीजिए, ये चारों रिलेशन जो भी आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, ये जो चारों रिलेशन आपके सामने अभी लिखे हैं, इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये बात याद रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक्स एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि आप इस दुनिया का कोई भी आप एलिमेंट लोगे उसके लिए ये चारों सीक्वेंस सही है विदाउट एनी एक्सेप्शन। सभी लोग समझ गए? ओके, आगे बात मैं लिखवा रहा हूं, व्हाट इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी।
हाइड्रोजन में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते ना, अभी तक हाइड्रोजन के लिए नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पर अपन 3-3 4-4 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। तो जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों रिलेशन वैलिड है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा होते हैं ना उसके लिए ये वैल्यू ये एडेड है। काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या किसी एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं क्या? काफी लोग ये बात पूछ रहे हैं कि किसी एलिमेंट में से सिर्फ 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? तो बच्चों प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद या 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद काफी ज्यादा एनर्जी यूज आने लग जाती है, काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। पर जब अपन थियोरिटिकली बस कागज पे सवाल कर रहे हैं, कागज पे सवाल कर रहे हैं तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है। बट प्रैक्टिकली अगर आप उनसे पूछोगे तो प्रैक्टिकली इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूवल पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होने लग जाती है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आता है ना। पर अपन थियोरिटिकली सवाल करेंगे तो सवालों में तो कुछ भी हो सकता है, इन क्वेश्चंस एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना। ओके अब बच्चों बात करें, सवाल करने वाले टॉपिक के ऊपर आते हैं अपन, जहां से अपने सवाल होंगे। और पॉसिबल हो सका तो आज भी आपका क्विज लूंगा मैं ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आज ही आपका क्विज भी होगा, ठीक है। नो देर इज नो फॉर्मूला फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग बताइए, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, इन अ पीरियड, आपको क्या लगता है आयोनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? तो याद करिए लेफ्ट टू राइट में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, सभी लोग रिमाइंड करिए लेफ्ट टू राइट। अरे लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अब आप खुद फील करिए इस बात को। व्हाट इज जेड इफेक्टिव? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन, जितना ज्यादा बढ़ेगा ये अट्रैक्शन उतना ज्यादा निकालने में ताकत ज्यादा लगेगी ना, सभी लोग समझ पा रहे हो ना। जितना ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो मेरे को निकालने में ताकत ज्यादा लगेगी, ताकत ज्यादा लगेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल से अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो निकालने में तुम्हारे प्राण ज्यादा निकलेंगे, निकालने में तुम्हारी ताकत ज्यादा लगेगी। यस और नो? ओके आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, on moving down the group, on moving down the group,
एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, अब डाउन द ग्रुप आप जेड इफेक्टिव की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट होता है। तो डाउन द ग्रुप अब क्या चीज चेंज होती है, अरे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, है ना। इसलिए मैंने कहा था एटॉमिक रेडियस के सारे फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझने थे, क्योंकि अब एटॉमिक रेडियस के फैक्टर्स आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सभी जगह वही फैक्टर्स काम आएंगे जो मैंने आपको एटॉमिक रेडियस में बताए थे। एटॉमिक रेडियस में भी यही फैक्टर बताया था, लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड इफेक्टिव का फैक्टर बताया था, डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स का फैक्टर बताया था। तो जिसको एटॉमिक रेडियस के फैक्टर याद होंगे वो आयनेशन एनर्जी बहुत आसानी से समझ जाएगा। एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, distance from the nucleus, distance of outermost electron from nucleus increases, hence IE decreases, hence IE decreases। तो सीधी सी बात है, अगर साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, अगर साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो एटॉमिक रेडियस जितनी ज्यादा होगी, अरे ये वही वाली बात हो गई कि तुम अपने रुपए जितना दूर रखोगे चोर के लिए उतनी आसानी हो जाएगी ना उसको चोरी करनी। मान लीजिए आप अपने रुपए घर के बाहर बालकनी में छोड़ा है, अगर आप अपने रुपए घर के बाहर बालकनी में छोड़ा है, आप न्यूक्लियस हो, आप तो अंदर बेडरूम में सो रहे हो और रुपए पड़े बाहर बालकनी में, तो कोई भी चोरी कर जाएगा यार, अरे यस और नो। तो आप अपने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर रखोगे तो उतने आसानी से चोरी हो जाएंगे, और जितना पास में रखोगे उतनी मुश्किल से चोरी होंगे, अरे यस और नो। तो ये वही वाली बात है, ठीक है। अब बच्चों एक फैक्टर में लिखवा रहा हूं, अब एक मैं फैक्टर बता रहा हूं, अभी बस मैं लिख रहा हूं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तो अपन इसको लिख लेंगे, आयनेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, है ना। और द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर NS ग्रेटर देन NP ग्रेटर देन ND ग्रेटर देन NS। मैं अभी बस लिख रहा हूं इसको, मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा, ठीक है, ओके। और लास्ट फैक्टर है जिसके ऊपर सवाल, बच्चों इन्हीं फैक्टर के बेस पर आपको सवाल अभी सॉल्व करने हैं, तो इन फैक्टर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। थर्ड फैक्टर को अभी भूल जाइए, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर मैंने समझा दिया है। अब मैं आता हूं लास्ट फैक्टर के ऊपर। इफ पर्टिकुलर एटम हैज stable configuration, अगर आप जब कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या कहते हैं, आपको जब भी मैं एलिमेंट्स दूंगा आयनेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए, सभी लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब अपन सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। जब जब मैं आपको आयनेशन एनर्जी के लिए एलिमेंट्स दूंगा कंपेयर करने के लिए कि इन एलिमेंट्स में मुझे आयनेशन एनर्जी कंपेयर करके दिखाइए,
बच्चों अब एक चीज अनिवार्य हो जाएगी, आपको उन सभी एलिमेंट्स के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही लिखना पड़ेगा। बगैर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए आप कभी भी आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर नहीं करोगे। यू विल हैव टू राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब आप वो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मान लीजिए किसी एलिमेंट की कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है, वैसे तो आपको क्वांटम नंबर्स के अंदर प्रॉपर पढ़ाया जाता है, बट मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। दो तरह की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों, एक तो होती है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और एक होती है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल होती है। याद रखना, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है, P3, D5, F7 एंड सो ऑन, ये सब हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है। और बच्चों आप लोगों को याद होगा कि S1 को हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलते, ये बात याद रखना। S1 इज नॉट कंसिडर्ड हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। S1 को हाफ फिल्ड स्टेबल कंसिडर नहीं करते, ये बात सभी लोग याद रखना, नहीं करते। क्योंकि S1 में स्टेबिलिटी वाला कौन सा फैक्टर काम किया, एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या यहां पे कोई एक्सचेंज हुआ, क्या यहां से कोई एक्सचेंज एनर्जी लिबरेट हुई, कुछ भी हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ है। एक डब्बे में अकेला इलेक्ट्रॉन है, उसमें स्टेबिलिटी किस वजह से आएगी। चलो P3 में मैं बात करूं, P3 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, कम से कम यहाँ पे एक्सचेंज तो हुए होंगे, यहाँ पे एक्सचेंज तो हो जाएगा, तो एक्सचेंज एनर्जी तो लिबरेट हो जाएगी। एक डब्बे के अकेले इलेक्ट्रॉन में क्या स्टेबिलिटी वाला सीन होगा, कुछ भी नहीं होगा। दैट इज वाई वी डू नॉट कंसिडर S1 टू बी हाफ फिल्ड स्टेबल, नहीं करते। पर अगर मैं बात करूं फुलफिल्ड की, वी कंसिडर S2 एज फुलफिल्ड स्टेबल, we consider P6 as fulfilled stable, we consider D10 as fulfilled stable, F14 as fulfilled stable. These are fulfilled stable configuration. तो सभी लोग समझ गए क्या, सभी लोग समझ गए क्या। ये हमेशा याद रखना, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है और कौन सा नहीं होता, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अभी काफी लोग अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से मुझसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर मांग रहे हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, क्वांटम नंबर हल्का फुल्का ये सब क्वांटम नंबर की बात ही मैंने रिवाइज करवा दिया है। ओके, अब मैं आपको पूरा सेकेंड पीरियड दे रहा हूं, एंड आई एम गिविंग यू कंप्लीट सेकेंड पीरियड टू कंपेयर आयनेशन एनर्जी। टाइम फॉर क्वेश्चन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं आपको आयनेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए एलिमेंट्स दूंगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा 2s1। देखो भैया, हीलियम तो सब में कॉमन है, 2s1 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2, चाहो तो 2s2 अब मत लिखो, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आयनेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या लॉजिक यूज कर रहा हूं। सबसे पहले तो जो जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड वो लिख दीजिए। जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। जनरल ट्रेंड, ओ सॉरी, बढ़ती है। जनरल ट्रेंड ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। यस और नो? यस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग
उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी आनी चाहिए? नियॉन की। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी आनी चाहिए? नियॉन की। और ये बात तो वैसे भी समझ में आती है क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें हैं, जेड इफेक्टिव भी सबसे ज्यादा है और इट इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इट इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल। क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है तो इसमें हर तरह से बात समझ में आ रही है कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा अमंग ऑल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा अमंग ऑल। सभी लोगों को दिख रहा होगा अमंग ऑल, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट आएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट कौन आएगा? फ्लोरीन, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट आना चाहिए था ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या आना चाहिए था? ऑक्सीजन। पर रुक जाइए, ऑक्सीजन से पहले वाला एलिमेंट देखिए। तो अब यूज आएगा फोर्थ पॉइंट। अभी तक तो यूज आ रहा था सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये भी ध्यान से देखते चलिए। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको लिखाया था, अभी तक तो फर्स्ट पॉइंट यूज आ रहा था, है ना? अभी तक तो फर्स्ट पॉइंट यूज आ रहा था कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अभी तक तो फर्स्ट पॉइंट यूज आ रहा था। है ना? पर अब जो यूज आ रहा है वो आ रहा है फोर्थ पॉइंट। अब सुनिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन है हाफ फिल्ड स्टेबल, तो बच्चों मैंने लिखवाया था इट विल हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू अदर एडजेसेंट एटम। एज कंपेयर टू अदर एडजेसेंट एटम। तो सभी लोग समझ गए क्या? क्या सभी लोग समझ गए कि अपने एडजेसेंट एटम से ये ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखेगा? तो ऑक्सीजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी रहेगी? नाइट्रोजन की। ये बात समझ में आ गई, ठीक है? बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड स्टेबल, तो अपने एडजेसेंट एटम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखेगा, ठीक है? हाँ, अब नाइट्रोजन को चलो लगा दिया आगे। अब ये बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा? अब कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आप वापस से यही वाला फैक्टर यूज कर लोगे, तो आप वापस से इसी फैक्टर पे आ जाओगे। बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा जेड इफेक्टिव किस में? ऑक्सीजन में ज्यादा। तो वापस से वही वाली बात आ जाएगी कि ऑक्सीजन देन कार्बन। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है? अब आगे उसके बाद कौन आना चाहिए? बोरॉन। अब उसके बाद कौन आना चाहिए? बोरॉन। परवेट, बरवेट, उसके पीछे देखो परवेट, उसके पीछे देखो बेरिलियम। बेरिलियम इज फुल फिल्ड स्टेबल। बेरिलियम इज व्हाट? फुल फिल्ड स्टेबल। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इट इज नॉट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 2s2 क्या कोई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं, इट इज जस्ट फुल फिल्ड स्टेबल। इट इज नॉट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट इज जस्ट फुल फिल्ड स्टेबल। इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने अगल बगल वालों से क्या आएगी? ज्यादा। अपने अगल बगल वालों से क्या आएगी? ज्यादा। तो उसके बाद आ जाएगा आपका बेरिलियम, देन बोरॉन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका लिथियम। नाउ दिस इज द ऑर्डर। इसमें तीन लोगों का आपको ध्यान रखना पड़ गया। इसमें तीन लोगों में ध्यान रखना पड़ गया, एक तो नाइट्रोजन का और एक बेरिलियम का। हाफ फिल्ड स्टेबल और फुल फिल्ड स्टेबल, और एक जो इनर्ट गैस है वो तो इनर्ट गैस है। इसमें आपको तीन लोगों का ध्यान रखना पड़ गया, ठीक है? तो आई थिंक ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई, है ना? तो मैं फिर से आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, डोंट वरी। मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी लोग बहुत ध्यान से सुन लेना। लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको ये एलिमेंट्स दिए, सबसे पहला आपका टास्क था कि सभी का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। लिख दिया आपने, ठीक है?
फिर आप जनरल रूल लिख देते हो। जनरल रूल ये बोलता है लेफ्ट हैंड जाते हुए जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग नियॉन के आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ वो इनर्ट गैस भी है, मोस्ट स्टेबल भी है। दोनों चीजें सपोर्ट कर रही है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नियॉन की। सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नियॉन की। उसके बाद किसकी होगी, फ्लोरीन की। उसके बाद किसकी होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की। पर बच्चों ऑक्सीजन से पहले पड़ता है नाइट्रोजन, विच इज हाफ फिल्ड स्टेबल। और हाफ फिल्ड स्टेबल होने के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले आएगा, क्योंकि ये जो हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये जो हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये एडजेसेंट एटम पे ही धौंस जमा सकते हैं। नाइट्रोजन को आप सबसे आगे नहीं लगाओगे, या बेरिलियम को सबसे आप आगे नहीं लगाओगे। ये सिर्फ अपने एडजेसेंट एटम, बेसिकली ये गली में शेयर होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, गली में शेयर होते हैं। ठीक है, मतलब अपने आपने देखा होगा हर कॉलोनी में एक बच्चा जिसकी सेहत थोड़ी सी अच्छी होती है, वो बाकी बच्चों को पीट के खुश रहता है। तो कॉलोनी में एक बच्चा होता है थोड़ा लंबा चौड़ा, सेहत अच्छी होती है, तो बाकी बच्चों को पीट के वो थोड़ा सा दादा बना रहता है। पर यही बच्चा अगर किसी और कॉलोनी में चला गया और वहां पे किसी से पंगे ले लिए, गंदा मार खाके और धुल के आता है, यही बच्चा है ना, किसी और कॉलोनी में चला गया और वहां पे किसी से पंगे ले लिए, इतना बुरा धोते वहां पे इसको, है ना। तो ये वही वाली बात है। तो नाइट्रोजन सिर्फ गली में शेर है। क्या नियॉन से ये पंगा ले सकता है क्या, नियॉन बहुत गंदा धोएगा इसको, बिकॉज नियॉन इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके आगे इसकी स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है। ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वालों की स्टेबिलिटी नियॉन के स्टेबिलिटी के आगे कुछ भी नहीं है। बहुत गंदा धोएंगे इसको, है ना। तो ये वही वाली बात। ओके, ओके, नेक्स्ट चीज है। अच्छा बच्चों, अब सेम सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करोगे। यू विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। चीटिंग नहीं करनी है, पूरा थर्ड पीरियड आप कंपेयर करोगे, पूरा थर्ड पीरियड। पर याद रखना चीटिंग नहीं करोगे, यो नहीं कि ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया। कंपेयर आयनेशन एनर्जी इन द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्या करोगे, वही पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जनरल रूल लिखोगे, है ना, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जनरल रूल लिखोगे, है ना। करिए, इसके लिए मुझे आयोनेशन एनर्जी कंपेयर करके दिखाइए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है ऊपर से। मेहुल यादव बेटा, अभी जब मैंने डी ब्लॉक की बात नहीं करी है, व्हाई आर यू सेइंग डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आगे पढ़ाऊंगा। मेहुल यादव, आप आगे क्यों चलते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो ना। क्या मैंने अभी तक डी ब्लॉक लिया है क्या, अभी तक मैंने डी ब्लॉक की बात करी नहीं। आप पूछ रहे थे डी ब्लॉक में क्या होगा, तो ऐसे आप बेटा कभी भी सीख नहीं पाओगे। यू विल नेवर एक्सेल इन योर स्टडीज विद दिस एटीट्यूड। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए। जरूरी नहीं है कोई कोई डाउट ढूंढना है आपको। मैंने डी ब्लॉक अभी नाम लिया नहीं सर, डी ब्लॉक में क्या होगा। सभी लोगों ने की क्या कोशिश, हैज एवरीबॉडी सॉल्व। ओके, तो कैसे करोगे, कॉपी पेस्ट तो नहीं किया ना, सभी लोगों ने ईमानदारी से प्रॉपर जो ऊपर मैंने मेथड यूज करा बिल्कुल वैसे ही किया है। ओके, ओके, चलिए चालू करते हैं। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में, सबके कॉन्फ़िगरेशन में आएगा नियॉन, कॉमन आएगा। लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6। ठीक है,
ये आपने लिख दिया। ओके, अब जनरल रूल लिखते हैं। जनरल रूल क्या बोलता है? लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ओके, अब मैं ऑर्डर लिखना शुरू कर रहा हूं। सबसे आगे आएगा आर्गन फॉर बोथ रीजन, कि एक तो जेड इफेक्टिव भी हाईएस्ट इसी में, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी इसी में, तो दोनों कारण से ये सबसे आगे आएगा। सार्थक के गोयल, बेटा आयन कि अभी मैंने भी कोई आयन नहीं लिया है, तो अब आर्गन का डाउट मत लो। मैंने अभी कोई आयन नहीं कंपेयर करा है। व्हाई यू आर कंपेयरिंग आयन? ओके, नेक्स्ट आएगा क्लोरीन, फिर आएगा फॉस्फोरस, है ना? फिर कौन आएगा? फॉस्फोरस। फिर कौन आएगा? सल्फर। फिर आएगा सिलिकॉन। फिर गलती से भी एल्यूमिनियम मत लगा देना। उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। फिर आएगा आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। सभी लोगों ने यही ऑर्डर लिखा है क्या भाई? क्या आप सभी लोगों ने यही ऑर्डर लिखा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, शानदार, मजा आ गए। अब बच्चों अब बच्चों ये जो आपने अभी अभी दोनों सवालों का ऑर्डर लिखा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑर्डर था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ये जो दोनों आपने सवाल करे हैं, दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। सवाल अगर 1 नहीं भी लिख कर दे तो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी मैंने बाद में 1 लिखा, आपने देखा मैंने दोनों तरफ बाद में 1 लिखा है। अगर 1 नहीं भी लिखा होता, है ना, ये 1 नहीं भी लिखा होता तो भी आपको 1 ही समझना था। पर अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सवाल आपसे इन्हीं एलिमेंट्स का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर पूछ सकता है। सवाल आपसे इन्हीं एलिमेंट्स का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर पूछ सकता है। तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर आपसे ऑर्डर पूछेगा तो आप क्या करोगे? इन सभी एलिमेंट में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। आप इन सभी एलिमेंट्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे और फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करोगे। तो आइए मैं आपको ये सॉल्व करके दे देता हूं। मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दे देता हूं और सेम क्वेश्चन आप बाद में करोगे। तो जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन था, है ना, 2s1, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन थे। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयनेशन एनर्जी। तो सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयनेशन एनर्जी, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होना चाहिए ना। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड आयनेशन एनर्जी तो एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होना चाहिए ना मेरे भाई। तो सभी लोग समझ गए ना? एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तभी तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी कंपेयर कर पाओगे। हाउ विल यू कंपेयर सेकेंड आयनेशन एनर्जी विदाउट रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन? तो वही काम अपन कर रहे हैं, है ना? ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव कर रहे हैं, कर दो। तो ये कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, रिमूव 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 और रिमूव। ओके, ठीक है। बताइए क्या अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2, यहाँ पे हो जाएगा 2s1। एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ये 1s2 2s1 था, अब ये 1s2 रह जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 2s1 2s2, 2p1 2p2, 2p3, 2p4 और 2p5। बिल्कुल, ये अब कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे और अब आप इन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग काम करोगे। याद रखना, यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ पहली कॉन्फ़िगरेशन गई तेल लेने, नाउ यू विल solve you will arrange them according to this configuration। अच्छा, एक और चीज, क्या बच्चों अपना जनरल रूल चेंज हो गया होगा? क्या अपने जनरल रूल चेंज हो गए होंगे क्या? नहीं,
आपका जनरल रूल अभी भी वैलिड है, आपका जनरल रूल अभी भी वैलिड है, जो कि क्या था, लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो आपका जनरल रूल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी हाईएस्ट जेड इफेक्टिव किसमें है, अभी भी हाईएस्ट जेड इफेक्टिव किसमें है बॉस, नियॉन में। तो सबसे आगे कौन आएगा, नियॉन, सबसे आगे कौन आएगा, नियॉन। और आप हो गए गलत, अरे घूर कर देखिए, घूर कर सारी कॉन्फ़िगरेशन घूर कर देखिए, यस वेरी गुड कृष्णा, कृष्णा वेरी गुड, सईद वेरी गुड, आशुतोष दास वेरी गुड, जिगमिट वेरी गुड। अरे घूर कर देखिए, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन नहीं, सबसे आगे आएगी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे आगे आएगा लिथियम, सबसे आगे कौन आएगा, लिथियम। समझ गए सभी लोग, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी रखेगा, याद रखना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विल कीप दी हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, तो सबसे आगे आएगा लिथियम। हाँ अब बोलो, अब बोलो, अब जेड इफेक्टिव वाइज बोलोगे तो नियॉन। हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। अब फ्लोरीन आना चाहिए था पर, फ्लोरीन आना चाहिए था पर, हाफ फिल्ड फिर दोनों को धोएगा, फ्लोरीन आना चाहिए था पर हाफ फिल्ड फिर से दोनों को धोएगा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है बेटा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। तो नियॉन के बाद आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा बच्चों, अब कार्बन मत लिख देना बिकॉज अगेन फुलफिल्ड, बिल्कुल। यहां पे आपके पास बोरॉन आएगा, फिर आएगा कार्बन, और आएगा फिर लास्ट में आपका बेरिलियम। नाउ दिस इज द ऑर्डर ऑफ IE2 ऑफ होल सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, कंप्लीट सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का ये सेकेंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर है। क्या ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है क्या सभी को, इसमें कौन कौन से कहां फैक्टर काम करे। दिस वाज द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दिस वाज हाफ फिल्ड, दिस वाज हाफ फिल्ड एंड दिस वाज फुल फिल्ड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों, विदाउट कॉपी पेस्टिंग फटाफट सॉल्व करके बताइए। आप लोग थ्रू द होल प्रोसेस, पूरा प्रोसेस लिखोगे, मुझे सॉल्व करके बताइए। कंपेयर IE ऑफ IE2 ऑफ NaMgAl SiPsClAr। मैं ऊपर नहीं करूंगा पेज, ऐसे ही सॉल्व करके बताइए, है ना, प्रॉपर सॉल्व करके बताइए बच्चों, क्या ऑर्डर आएगा। कॉन्सेप्ट वाइज पूरा कॉन्सेप्ट लगाइए और मुझे ऑर्डर बताइए क्या ऑर्डर आएगा, और सीक्वेंस बिल्कुल वही रखोगे जैसे मैंने सीक्वेंस से तुम्हें बताया है, उसी सीक्वेंस से सॉल्व करोगे भाई। करा सभी लोगों ने, तो पूरा वो एरो बनाए, सारे एरो बनाए, एरो में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करा, सभी ने उसी मेथड से कराया ना, पूरा काम करना था। फिर उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आया उसको कंपेयर करा होगा, है ना, कॉपी पेस्ट नहीं करा होगा। ओके, तो यहाँ पे आता है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं 2s2 3s1, 2p6 3s1 होता है, फिर 3s2, फिर 3p1, फिर 3p2, 3p3,
3p4, 3p5 और 3p6 ये आ रहा है, राइट? ओके, अब क्या करो, इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा 2p6, ये हो जाएगा 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5। हाँ साहब बताइए, सबसे आगे कौन? याद रखिए ये अभी भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर लिखोगे सबसे आगे आएगा सोडियम। अच्छा, अपना जनरल रूल अभी भी चल रहा है, जनरल रूल को ना भूल जाएं। जनरल रूल ये बोलता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, ये अभी भी वैलिड है, ठीक है? हाँ जी, अब लिखेंगे ऑर्डर, सबसे आएगा सोडियम, फिर आएगा नियॉन, ठीक है? फिर उसके बाद ये हाफ फील्ड इन दोनों को, इन दोनों से ज्यादा आयनेशन एनर्जी रखेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट आपका आएगा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा फॉस्फोरस, फिर आपका आएगा ठीक है, फिर आपका आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकन और फिर आपका आएगा मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया। अच्छा, नियॉन नहीं, आर्गन है, सॉरी। ओके, हाँ आर्गन आएगा। ओके, तो आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया है, सभी को ढंग से प्रैक्टिस हो गई है, लाइव प्रैक्टिस हो गई है, हाउ टू अरेंज द ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी आइदर फॉर I1 और I2, और हर एक चीज क्लियर हो गई है, राइट? ओके, अब सुने, आगे बढ़ता हूं बच्चों। एक और सवाल अब आप लोग करोगे। अभी तक तो क्या हो रहा था कि मैंने पहले करा फिर आपने रिपीट करा, पर एक सवाल है जो मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। पर पहले, उससे पहले एक बात मैं बता दूं, ये तो अपन ने पूरा एस और पी ब्लॉक अलोंग द पीरियड, पूरा एस और पी ब्लॉक अलोंग द पीरियड कैसे आयनेशन एनर्जी वैरी करेगा अपन ने पढ़ लिया है। अपन ने पूरा सेकेंड पीरियड पढ़ लिया है, पूरा थर्ड पीरियड पढ़ लिया है, I1 का ऑर्डर देख लिया है, I2 का ऑर्डर देख लिया है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो आई जो डी ब्लॉक की अगर अपन बात करें, अब डी ब्लॉक के अंदर क्या अपन आई ऑर्डर देख सकते हैं क्या? अरे जिसका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ही इतना खतरनाक था, अजीबोगरीब था, उसमें आई का ऑर्डर तो और अजीबोगरीब है। डी ब्लॉक अलोंग द पीरियड फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक हैज नो परफेक्ट ऑर्डर। जैसे अभी अपन को एस और पी ब्लॉक में कम से कम कुछ ऑर्डर तो मिल रहा था, डी ब्लॉक में बहुत ही रैंडम ऑर्डर होता है। तो आप लोगों के लिए एक तरह से खुशखबरी है कि कोई भी आपसे डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड आई ऑर्डर नहीं मांगेगा। आप लोगों के लिए एक मिठाई का डब्बा है कि पूरे डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड कोई भी आपसे ऑर्डर नहीं मांगेगा कि स्कैंडियम से जिंक तक का ऑर्डर बता दीजिए, नहीं पूछेगा। सिमिलरली फॉर 4D सीरीज एंड 5D सीरीज कोई भी आपसे ऑर्डर नहीं मांगेगा, अलोंग द पीरियड नहीं मांगेगा, ठीक है? ओके, पर हाँ, दो दो एलिमेंट्स करके ऑर्डर पूछे जा सकते हैं, दो एलिमेंट। अब मैं वही बात कर रहा हूं, दो एलिमेंट्स करके पूछे जा सकते हैं। तो पहले बात तो मैं एक बात बता दूं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in D block, it does not show
रेगुलर वेरिएशन, कोई रेगुलर वेरिएशन वो नहीं दिखाता, तो इसलिए आपसे पूछा नहीं जाता। है ना, तो ये है। पर हाँ, आपसे दो दो एलिमेंट करके जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चन करके दिखाइए, कंपेयर आई ई बिटवीन, कंपेयर नॉट ओनली आई ई, I1, I2 एंड I3 बिटवीन। क्रोमियम एंड मैंगनीज, क्रोमियम और मैंगनीज में I1, I2 और I3 कंपेयर करके दिखाइए, कैसे करोगे? तो ऑब्वियस बात है, आपको पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, है ना। ओके, एक मिनट। पहले तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना। फर्स्ट यू हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ी सी वॉइस चेंज हुई होगी मेरी, थोड़ा सा आपको माइक कब आ गया होगा, जो लोग कह रहे थे कि आवाज चली गई, है ना। अभी आपको माइक की आवाज आ रही होगी, राइट? ओके, तो कैसे करोगे? तो पहले तो ऑब्वियसली बात है, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा बच्चों। फर्स्ट यू हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आएगा आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s2। अब अगर आपसे I1 पूछा था, I1 पूछा था, तो आप I1 में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे। I1 जब अगर आपसे पूछा होता है तो आप अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे, जो अभी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ही आपको कंपेयर करनी है, ठीक है। अभी आपको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कंपेयर करनी है। आप कोई अभी बोल सकते हैं, आप अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे, तो बताइए अभी इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो किससे निकलेगा? ऑब्वियस बात है 4s से निकलेगा। और अभी ज्यादा स्टेबल 4s कौन सा है? ज्यादा स्टेबल 4s कौन सा है? ऑब्वियस बात है 4s2 ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको बोला हुआ है S1 की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू S1 हैज नो स्टेबिलिटी। तो अभी ज्यादा एनर्जी एनर्जी किसकी होगी? मैंगनीज। I1 ज्यादा किसकी होगी? मैंगनीज की। मोर स्टेबल या फुलफिल्ड स्टेबल? अरे यस और नो? ठीक है। अब अगर आपसे I2 का ऑर्डर मांगता है तो फिर आप क्या करोगे? आप इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, क्योंकि आपसे I2 का ऑर्डर मांगा है, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। निकाल दिया, बताइए क्या अब कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? आर्गन 3d5, आर्गन 3d5 4s1। अब बताइए ज्यादा स्टेबल कौन? अब बताइए ज्यादा स्टेबल कौन? आपको अब I2 कंपेयर करना है, ज्यादा स्टेबल कौन? क्रोमियम, हाफ फील्ड स्टेबल। क्रोमियम हाफ फील्ड स्टेबल, बिल्कुल वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस बार आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? क्रोमियम। I2 किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम। ओके, I3 भी मांगा है। तो देखो अब सुनो मेरी बात, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अगर I2 मांगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, I3 मांगेगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, और अगर I1 मांगेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालूंगा। सभी लोग इसको दोहराएं, सभी लोग मेरे साथ बोले, I1 पूछेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, I1 अगर पूछेगा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, I2 पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और I3 पूछेगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। तो निकाल लेते एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये निकाल लिया, है ना। तो बताइए अब क्या आ जाएगा? 3d4, और यहां पे आ जाएगा 3d5। बताइए ज्यादा स्टेबल कौन? बताइए ज्यादा स्टेबल कौन? नाउ अगेन मैंगनीज इज मोर स्टेबल, तो फिर से आपका ऑर्डर पलट जाएगा।
तो इस तरह से बच्चों अगर डी ब्लॉक में कभी सवाल आता है तो ऐसे दो दो एलिमेंट्स करके आता है ना, ऐसे दो दो एलिमेंट्स करके सवाल आते हैं। पूरे पीरियड का कभी भी कोई नहीं पूछेगा, राइट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक कोई भी आपसे नहीं पूछेगा, ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉन करके पूछेगा। बोलो भाई ये पूरा सेगमेंट, ये वाला पूरा क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? क्या सभी को पूरा क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ पे मैं I3 लिख देता हूं। इसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, ओके। अब कुछ स्पेशल केसेस में आपको बता देता हूं, कुछ स्पेशल केसेस, जैसे जिंक और गैलियम में अगर आपसे कंपैरिजन मांग ले, कंपेयर आई बिटवीन जिंक एंड गैलियम, तो जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूं, आप लोगों को बोल भी चुका हूं, बगैर कॉन्फ़िगरेशन लिखे यू विल नॉट कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही लिखना जरूरी है। फटाफट से दोनों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो बिल्कुल आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आर्गन है, आर्गन 3d10 4s2, और ये है आर्गन 3d10 4s2 4p1। तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के चलते जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है ना? उसी तरह से बच्चों पूरे ग्रुप में चलता है, इनका जो पूरा ग्रुप है, जैसे जिंक के नीचे आता है कैडमियम, और गैलियम के नीचे आता है इंडियम, कैडमियम के नीचे आता है मरकरी, और इंडियम के नीचे आता है थैलियम। सेम ऑर्डर गोज फॉर दिस, सेम ऑर्डर, क्योंकि सेम ही कॉन्फ़िगरेशन चलती चलती है, तो इस तरह से इसमें होता है, ठीक है। तो ये mainly it is dependent solely it is dependent upon electronic configuration। आयनाइजेशन एनर्जी mainly डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब एक अच्छा केस बता देता हूं आपको बच्चों, कैल्शियम और स्कैंडियम में कैसे कंपेयर करोगे, ये आप पे देता हूं, मैं आपको देता हूं। फटाफट मुझे बताइए, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन कैल्शियम एंड स्कैंडियम। कैल्शियम और स्कैंडियम में मुझे कोई कंपेयर करके बताओ, कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही फंस जाओगे आप। कैल्शियम का जो लोग बता रहे हैं हायर, मुझे रीजन बताओ कैल्शियम क्यों हायर? फुलफिल्ड, फुलफिल्ड मेरे प्यारे बच्चों, स्कैंडियम भी फुलफिल्ड है, और कैल्शियम और स्कैंडियम में सेम नंबर ऑफ शेल्स है। कैल्शियम और स्कैंडियम में सेम नंबर ऑफ शेल्स है मेरे बच्चों, और दोनों का जिस सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकलना है, दोनों एलिमेंट्स का जिस सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकलना है वो भी सेम फुलफिल्ड सबशेल है। हाँ, अब काफी लोगों को समझ में आया। ओके, अब समझिएगा बात को। आर्गन 4s2 और आर्गन 3d1 4s2 बच्चों दोनों फुलफिल्ड है, बोथ हैव फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब कैसे बताओगे?
तो अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है स्कैंडियम। पहले तो लेट मी टेल यू द आंसर इज स्कैंडियम। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। बच्चों मैंने आपको डी सबशेल वालों के लिए क्या कहा था, मैंने आपको डी सबशेल वालों के लिए क्या कहा था, अरे पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग मेरे लाल, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे नहीं, और इसके अंदर प्रोटॉन है 20, इसके अंदर प्रोटॉन है 21, प्रोटॉन है 20, प्रोटॉन है 21। एक चीज मैं बता देता हूं, काफी लोग अभी भी वो पेनिट्रेशन पावर को लेकर बोल रहे हैं। पेनिट्रेशन पावर बच्चों सबसे आखिर में बोलूंगा मैं, जब आयनेशन एनर्जी खत्म करने वाला हूंगा तब मैं पेनिट्रेशन पावर के बारे में बोलूंगा। उससे पहले पेनिट्रेशन पावर का कोई रोल नहीं है। सभी लोग पेनिट्रेशन पावर को भूल जाओ जो मैंने लिख कर दिया है। आयनेशन एनर्जी जब खत्म करने लगूंगा ना तब उसका नाम लूंगा मैं। ओके, तो पुअर शील्डिंग होने के कारण 3D1 जो है, 3D1 पुअर शील्डिंग की, 3D1 की पुअर शील्डिंग के कारण यहाँ पे Z इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके कारण उसके एनर्जी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। बाकी के सारे फैक्टर सेम थे, बाकी के सारे फैक्टर सेम थे, नंबर ऑफ शेल्स भी दोनों में सेम थे, फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दोनों की थी, बाकी के सारे फैक्टर सेम थे। बस ड्यू टू पुअर शील्डिंग इन डी इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन स्कैंडियम, और वो डी इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में नहीं है, सिर्फ स्कैंडियम में है, इसलिए ऐसा होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, काफी लोग रैंडम एलिमेंट्स को सोच रहे हैं, रैंडम एलिमेंट्स को कंपेयर करने की सोच रहे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, हम जो भी सवाल करेंगे या जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, कभी भी दो रैंडम एलिमेंट्स के लिए आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आयनेशन एनर्जी इज प्योरली डेटा बेस्ड। हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को लेकर कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। जिनके बीच में कोई कॉन्सेप्ट है, कोई लॉजिक है, देयर इज सम सिमिलैरिटी और देयर इज सम लॉजिक दैट कैन बी अप्लाइड, ओनली दोस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू। आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके बीच में कोई लॉजिक है, कोई कॉन्सेप्ट है। कोई भी रैंडम आपसे नहीं पूछा जाएगा, और आप कोई भी रैंडम एलिमेंट्स दिमाग में मत सोचिए, क्योंकि काफी लोग लिख रहे हैं सर इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, सोच ही नहीं सकते, बिकॉज इट विल बी डेटाबेस। समझ गए? ओके, ठीक है, आज का यहीं तक रखते हैं। तो पीरियड वाइज अपन ने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में 5 से 10 मिनट के अंदर हम ग्रुप वाइज कंप्लीट करते हुए, आपके हो सकता है शुरू के 15 से 20 मिनट में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्विज मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, है ना। ग्रुप वाइज मुझे और बताना है आपको, ग्रुप वाइज। उसके बाद मैं आपको जो है बताऊंगा। तो मैं पहले आपको ये दे देता हूँ, कहाँ गया है। मैं हैंडआउट अपलोड कर रहा हूँ आज का। आई होप सभी को हैंडआउट मिल गया, एक बार चेक कर लीजिए। सभी को हैंडआउट मिल गया है क्या? ओके, होमवर्क एटॉमिक रेडियस का तो मैं दे ही चुका हूँ, ठीक है। रेस अभी होमवर्क वही है जो कल दिया, अभी होमवर्क वही है जो कल दिया था, ठीक है। अभी और पढ़ते तो और मजा आता अपन को, बट खैर कोई बात नहीं, ज्यादा क्लास में एक्सटेंड नहीं करना चाहता, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी मैं रेस नंबर 8 के सॉल्यूशन 1 बजे से पहले आपको अपलोड कर दूं, रेस नंबर 7 के सॉल्यूशन। बच्चों में सभी लोगों से बोलूंगा, रेस नंबर 7 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन अभी मैं 1 बजे से पहले अपलोड कर दूंगा आपके LN प्लस पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।
हाँ प्रणव कुमार, हाइड्रोजन में भी पॉसिबल शेल इन्फिनिटी होगा, हर एलिमेंट में पॉसिबल शेल इन्फिनिटी होगा प्रणव कुमार। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।